हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गायनेक एंड ऑप्स में बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था लेबर के बारे में, फिर लेबर के कौन कौन से स्टेजेस है, उन स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में लगभग हम लोग ने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली जो नॉर्मल लेबर होता है वो किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द लेबर के बारे में। तो बोला क्या है कि डेफिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कि द सीरीज ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स ऑन द हेड in the process of adaptation during its journey through the pelvis is called the mechanism of labor। क्या क्या बोला गया है कि सीरीज ऑफ मूवमेंट मतलब कि जब जो हमारा फिटस है जब पास होता है फ्रॉम द बर्थ कैनाल, तो उस समय उसके हेड पे जो जो मूवमेंट होते हैं, सीरीज ऑफ मूवमेंट होते हैं इन प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। ठीक है, क्यों एडाप्ट कर रहा है? ताकि क्या हो सके, वो बर्थ कैनाल से पास हो सके ड्यूरिंग इट्स जर्नी थ्रू द पेल्विस इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि सीरीज ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स ऑन द हेड ऑफ द फिटस in the process of adaptation during its journey through the pelvis। अब बोला गया कि it should be borne in mind that while the principal movements are taking place in the head, the rest of the fetal trunk movements are also involved in it and either participating or initiating the movement। मतलब कि यहाँ पे हम लोग ने डेफिनेशन में क्या देखा कि मूवमेंट जो कि हेड पे कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हेड के अलावा अदर जो ट्रंक है और अदर जो बॉडी पार्ट्स है वो भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व है। मैकेनिज्म की बात करते तो बोला गया कि इन नॉर्मल लेबर द हेड enters the brim more commonly through the available transverse diameter and to a later extent through one of the oblique diameter। Accordingly, the position is either occipitolateral or the oblique occipito-anterior। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि जो मैकेनिज्म है उसमें जो लेबर के कंडीशन में जो हेड एंटर करता है पेल्विक ब्रिम में, वो बेसिकली ट्रांसवर्स डायामीटर में देखने को मिलता है ज़्यादातर, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैसा रहता है, ऑसिपिटो लैटरल या फिर ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटेरियर। ठीक है, या तो ऑसिपिटो लैटरल आएगा। ऑसिपिटो लैटरल मतलब कि जो बेबी का ऑसिपिट है, ऑसिपिट मतलब हेड के बैक में जो ऑसिपिटल है उसका जो ऑसिपिट है वो या तो लैटरली रहेगा या तो ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटेरियर, जो कि पोजिशंस हमें देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू ऑब्लिक डायामीटर्स के। ठीक है, अब बोला गया है कि जो लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर है वो मोर कॉमन है देन द राइट ऑसिपिटो एंटेरियर। हम लोग ने देखा कि दो पोजीशन सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं जब बेसिकली फिटस एंटर करता है पेल्विक ब्रिम में। इसमें सबसे पहले आता है ऑसिपिटो लैटरल हो सकता है या फिर ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटेरियर हो सकता है। अब ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटेरियर में दो कंडीशन रहती है, या तो वो लेफ्ट ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटेरियर हो या तो राइट हो। तो ज्यादातर यहाँ पे हमें लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द राइट ऑसिपिटो एंटेरियर, क्योंकि लेफ्ट ऑसिपिटो एंटेरियर जो डायमीटर है वो किससे एनरोच होता है, बाय द रेक्टम। नेक्स्ट चीज बोला गया है कि द एंगेजिंग एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द हेड इज एदर सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक दैट इज 9.5 सेंटीमीटर और इन स्लाइट डिफ्लेक्शन सब ऑसिपिटो फ्रंटल विच इज अबाउट 10 सेंटीमीटर एंड द जो इंगेजिंग ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो कितना होता है, बाय पैराइटल दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। ये सभी डायमीटर के बारे में मैंने फिटल स्कल वाले लेक्चर में बात किया था कि ये सारे जो अलग अलग डायमीटर्स यहाँ पे बताए गए हैं उसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक जो डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है या फिर सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर जो कि 10 सेंटीमीटर होता है, दोनों क्या है वर्टेक्स पोजिशन में आते हैं। तो ये जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। वहीं पे जब ट्रांसफर डायमीटर की बात करते हैं तो बाय पैराइटल डायमीटर दैट इज 9.5 सेंटीमीटर जो होता है, जो दोनों पैराइटल एमिनेंस को हम लोग कंसिडर करते हैं, तो इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन शो करते हैं और इसी को हम लोग सिंक्लिटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो एज द क्या बोला गया है, एज द ऑसिपिटो लैटरल पोजिशन इज द मोस्ट कॉमन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर इन सच पोजिशन विल बी डिस्क्राइब। मतलब कि जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट कॉमन पोजिशन होता है फॉर द डिलीवरी। मतलब कि जब बेबी क्या करता है या फिटस जो है वो इंगेज करता है ब्रिम ऑफ द पेल्विस में, तो सबसे कॉमनेस्ट पोजिशन जिसमें वो एंटर करता है इनटू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस वो होता है हमारा ऑसिपिटो लैटरल पोजीशन।
और ऑसिपिटोलैटरल के बाद दूसरा होता है ऑब्लिक ऑसिपिटो एंटेरियर। तो ऑसिपिटोलैटरल पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, सारे जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है उसकी बात करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने बस इतना देखा कि क्या मैकेनिज्म ऑफ लेबर का डेफिनेशन क्या है, और मैकेनिज्म ऑफ लेबर में सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट पोजीशन जो है वो कौन सा है, ऑसिपिटोलैटरल। अब बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं वाइल पासिंग ऑफ द फिटस फ्रॉम द यूट्रस टू द आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट इनटू द वर्ल्ड। तो सबसे पहले होता है इंगेजमेंट, मतलब कि जो फिटस होता है वो इंगेज करता है इनटू द पेल्विक, फिर नीचे की तरफ डिसेंड करता है, फिर उसका फ्लेक्शन होता है पूरे होल बॉडी का, इंटरनल रोटेशंस देखने को मिलते हैं, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड द एक्सपल्जन ऑफ ट्रंक। ये जो 9 मोमेंट्स बताए गए ये सभी हमें देखने को मिलते हैं विद इन द फीटस ड्यूरिंग द पासिंग फ्रॉम द यूट्रस इनटू द आउटर वर्ल्ड। तो क्या बोला गया, इन सभी मोमेंट्स के बारे में हम लोग एक एक करके इंडिविजुअली बात करने वाले हैं आगे। तो बोला गया ऑल्दो द वेरियस मोमेंट्स आर डिस्क्राइब सेपरेटली बट इन रियलिटी द मोमेंट एट लीस्ट सब मे बी गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अलग अलग मोमेंट अलग अलग टाइम पे बताए गए हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे मोमेंट्स एक साथ भी बेबी के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान के चलो डिसेंड हो रहा है, साथ में फ्लेक्शन भी हो रहा है, तो इस तरह से मोमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे पहला जो हम लोग ने प्रिंसिपल में देखा मोमेंट में आता है दैट इज एंगेजमेंट। तो बेबी जो है इंगेज करता है इनटू द पेल्विक ब्रिम, तो उसके बारे में देखते हैं। तो बोला गया है हेड ब्रिम रिलेशन प्रायर टू द एंगेजमेंट एज रिलीव्ड बाय इमेजिंग इंस्टडी शोज दैट ड्यू टू लैटरल इंक्लिनेशन ऑफ द हेड द सजैटल सूजर डज नॉट स्ट्रिक्टली कॉरेस्पॉन्ड विद द अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इलेट and instead it is either deflected anteriorly towards the symphysis or posteriorly towards the sacral promontory. Such deflection of head in relation to pelvis is called a असिंक्लेटिज्म। तो जब हम लोग इंगेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे दो टर्म आते हैं, असिंक्लेटिज्म और सिंक्लेटिज्म। तो मान के चलो ये बेसिकली फीटस का हेड है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, हमारा सोचर होता है। सेंटर में क्या होता है, हमारा सोचर बिटवीन द टू पैराइटल बोन। तो अगर ये सेंट्रल जो सजाइटल सोचर है एकदम एग्जैक्ट ओपनिंग की तरह हो, वजाइना की जो ओपनिंग है उसके साइड में हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्लेटिज्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक्लेटिज्म। लेकिन अगर ये जो सजाइटल सोचर है या तो एंटेरियरली हो या तो पोस्टीरियरली हो, मतलब कि इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हेड है वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाता है, और सजाइटल सूजर क्या है, एंटेरियरली या फिर पोस्टीरियरली वहां पे देखने को मिलता है। मतलब कि या तो वो सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ पोस्टीरियरली हो जाए या तो एंटेरियरली जो हमारा प्यूबिक सिम्फिसिस उसकी तरफ हो जाए। तो उस कंडीशन को, मतलब कि जिस कंडीशन में जो हमारा सजाइटल सूचर है वो ट्रांसवर्स जो हमारा डायमीटर है उसके साथ अगर सिंक नहीं कर रहा है तो इसको बोलते हैं असिंक्लेटिज्म। तो सजाइटल सूचर अगर एंटेरियरली है, मतलब कि सजाइटल सूचर क्या हो गया, आगे की तरफ आ गया, तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली जो पोस्टेरियर पैराइटल बोन है वो पीछे की तरफ लीडिंग पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सजाइटल सूचर एंटेरियरली है, सजाइटल सूचर क्या बोला गया है, एंटेरियरली है, तो जो हमारा पोस्टेरियर पैराइटल बोन है वो क्या हो जाएगा, लीडिंग पार्ट। मतलब कि मान के चलो ये वजाइनल ओपनिंग है, तो यहाँ पे अगर ये हमारा सजाइटल सूचर क्या हो रहा है, एंटेरियरली हो जा रहा है, तो हमारा ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, पोस्टेरियर पैराइटल बोन जो है वो लीडिंग पार्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं पोस्टेरियर असिंक्लेटिज्म और द पोस्टेरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्राइमरी ग्रेविटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो पोस्टेरियर असिंक्लेटिज्म है वो हमें प्राइमरी ग्रेविटी में देखने को मिलता है, और इसके जस्ट अपोजिट जब सजाइटल सूचर पोस्टेरियरली मूव करता है तो हमारा एंटेरियर पैराइटल बोन क्या होगा, आगे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे चला गया तो एंटेरियर पैराइटल बोन क्या होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग प्रेजेंटिंग पार्ट, इसको बोलते हैं एंटेरियर सिंक्लेटिज्म। और जो एंटेरियर सिंक्लेटिज्म है ये हमें किसमें देखने को मिलता है, मल्टीपैरा में। तो यहां तक हम लोग ने देखा इंगेजमेंट में दो कंडीशन आती है। सबसे पहला एक होता है कि अगर सजाइटल सूचर एकदम सेंटर में है, वो ट्रांसवर्स डायमीटर के साथ सिंक कर रहा है, तो उसको सिंक्लेटिज्म बोलेंगे। लेकिन यही सजाइटल सूचर एंटेरियरली या फिर पोस्टेरियरली क्या करता है, टिल्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं असिंक्लेटिज्म, क्योंकि वो हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर के साथ सिंक नहीं कर रहा है। अगर वो
एंटेरियरली जा रहा है तो हमारा जो पीछे वाला पैराइटल बोन है वो आगे की तरफ हो जाता है, तो जिसके वजह से जो हमारा पोस्टेरियर पैराइटल बोन है वो प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाता है, जिसको पोस्टेरियर ऑसिंक्लेटिज्म बोलते हैं। और ये प्राइमरी ग्रेविड है, मतलब कि जिसने अभी तक बेसिकली किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर वो हमारा सजाइटल बोन पोस्टेरियरली मूव कर जाता है तो हमारा जो एंटेरियर पैराइटल बोन है वो आगे आ जाता है, लीडिंग पार्ट हो जाता है, तो इसको एंटेरियर ऑसिंक्लेटिज्म बोल देते हैं। और ये मल्टीपैरा में देखने को मिलता है। अब इसका फायदा क्या होता है कि जो हमारा दोनों सजाइटल सुजर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है हमारे ट्रांसवर्स डायमीटर के साथ, तो ऐसे में जो पैराइटल एमिनेंस है ये क्या करते हैं, हमारे डायमीटर फॉर्म करते हैं। तो अगर ये असिंक्लिटिज्म होता है तो हमारा जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, सब पैराइटल हो जाता है, सुपर सब पैराइटल हो जाता है। नॉर्मली जो बाई पैराइटल डायमीटर होता है वो 9.5 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन वहीं पे सुपर सब पैराइटल जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, इससे 8.5 सेंटीमीटर का। तो जिससे क्या होता है कि जो डायमीटर है वो कम हो जा रहा है, जिसके वजह से जो इंगेजमेंट है और अच्छे से हो पाता है। तो क्या बोला गया है, तो engagement of head with asynclitism, the two parietal eminence cross the brim at a time and this helps the lesser diameter। इसके वजह से क्या होता है, डायमीटर कम हो जाता है, क्योंकि सुपर सब पैराइटल डायमीटर सिर्फ 8.5 होता है, वहीं पे बाई पैराइटल डायमीटर कितना 9.5 होता है, तो जिसकी वजह से जो इंगेजमेंट है और ज़्यादा ईजी हो जाता है। और बोला गया असिंक्लिटिज्म इज बेनिफिशियल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एंगेजमेंट ऑफ हेड एंड द मार्क्ड एंड परसिस्टेंट असिंक्लिटिज्म इज एबनॉर्मल एंड इंडिकेट्स सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब क्या, कि जितना बेसिकली फीटस का हेड है उसके कंपैरिजन में पेल्विस जो है वो शॉर्टर पड़ रहा है, जिसके वजह से उसके हेड पे किसी न किसी साइड से क्या हो रहा है, प्रेशर होने की वजह से असिंक्लिटिज्म की कंडीशन जनरेट हो रही है। तो बेसिकली उसका फायदा भी है और कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चीज क्या बोला गया है कि पोस्टेरियर लेटरल फ्लेक्शन ऑफ द हेड अकर्स टू ग्लाइड द एंटेरियर पैराइटल बोन पास द प्यूबिक सिम्पैसिस इन द पोस्टेरियर पैराइटल पोजीशन। तो पोस्टेरियर अगर पैराइटल बोन आगे आ गई है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पोस्टेरियर पैराइटल बोन पहले निकल जाते हैं प्यूबिक सिम्पैसिस से, बाद में एंटेरियर पैराइटल बोन आती है। वहीं पे लेटरल फ्लेक्शन इन द रिवर्स डायरेक्शन अकर्स ड्यू टू द ग्लाइड पोस्टेरियर पैराइटल बोन पास द सैक्रल प्रोमेंट्री इन द एंटेरियर प्रेजेंट। मतलब उसका जस्ट अपोजिट बोना है कि अगर एंटेरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन है तो पहले एंटेरियर पैराइटल एमिनेंस बाहर निकल जाएगा, फिर क्या होगा, पोस्टेरियर पैराइटल आएगा। After this moment, which occurs early in the labor, not only the head enters the brim but also the synclitism occurs। जैसे ये head enter कर जाता है brim में, synclitism देखने को मिलता है। However, in about 25% of the cases, the head enter the brim in the synclitism, that is the sagittal to correspond to the transverse diameter of the engagement। ठीक है, तो 25% में क्या देखने को मिलता है, सिंक्लिटिज्म देखने को मिलता है, 75% कंडीशन में और सिंक्लिटिज्म ही देखने को मिलता है। बेसिकली क्या बोला गया है कि इंगेजमेंट जो होता है, जो इंगेजमेंट कंडीशन है, अगर प्राइमरी ग्रेविड है तो बिफोर वन सेट ऑफ द लेबर में होता है। वहीं पे अगर मल्टी पैरा वुमेन है तो ऐसे में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर या फिर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जब होता है तब यहाँ पे वो एंटर करता है इनटू द पेल्विक ब्रिम। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू हम लोग देख सकते हैं सिंक्लिटिज्म और असिंक्लिटिज्म होता क्या है। तो मान के चलो ये क्या है, हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर, तो उसके परपेंडिकुलरली जब सजाइटल सुजर एंटर करता है तो मतलब कि हमारा डायमीटर के क्या है वो करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग सिंक्लिटिज्म बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे, सिंक्लिटिज्म। वहीं पे अगर हमारा जो सजाइटल सुचर है वो पोस्टेरियरली चला जा रहा है तो हमारा जो एंटेरियर पैराइटल बोन है वो प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एंटेरियर सिंक्लिटिज्म। वहीं पे अगर हमारा जो सजाइटल सुचर है वो एंटेरियरली जा रहा है तो जो पोस्टेरियर पैराइटल बोन है वो प्रेजेंटिंग पार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पोस्टेरियर और सिंक्लिटिज्म। तो यही हमें देखने को मिलता है विद इन द इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट के बाद दूसरा हम लोग ने मोमेंट क्या देखा था, दैट इज डिसेंड। डिसेंड मतलब कि क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो फिटस है वो नीचे आ रहा है टुवर्ड्स द वजाइनल कैनाल। तो बेसिकली बोला गया है कि प्रोवाइडेड देयर इज नो अनड्यू बोनी और सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, डिसेंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अगर वहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो डिसेंड लगातार होते रहेगा। स्लो और इनसिग्निफिकेंट इन द फर्स्ट स्टेज बट प्रोनाउंस इन द सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जिसमें डायलेशन ऑफ सर्विक्स देखने को मिलता है लेबर के, उसमें तो उतना हमें डिसेंट प्रोमिनेंटली नहीं देखने को मिलता, लेकिन सेकेंड स्टेज में जो डिसेंट है वो बहुत
तेजी से होता है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। वहीं पे बोला गया इट इज कंप्लीटेड विद द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, मतलब कि जो डिसेंट होता है कब कंप्लीट होता है, जब फीटस का एक्सपल्सन हो जाता है। अब बोला गया प्राइमरी ग्रेविडी में जो प्रायर एंगेजमेंट ऑफ द हेड देयर इज प्रैक्टिकली नो डिसेंट इन द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडी में फर्स्ट स्टेज में कोई भी डिसेंट नहीं होता, वहीं पे मल्टीपैरा में डिसेंट स्टार्ट होता है विद द एंगेजमेंट। अब बोला गया हेड इज एक्सपेक्टेड टू रीच द पेल्विक फ्लोर बाय द टाइम सर्विक्स इज फुली डायलेटेड। हेड कब रीच करेगा पेल्विक फ्लोर पे, जब तक कि सर्विक्स पूरा डायलेट हो जाता है। क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं या फिर किसकी वजह से ये हो रहा है डिसेंट, तो बेसिकली बोला गया है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करती है तो ऐसे कंडीशन में जो पुशिंग फोर्स होता है उसकी वजह से पहला डिसेंड हो रहा है। दूसरा बियरिंग डाउन ऑफ एफर्ट्स, जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको हम लोग बियरिंग डाउन एफर्ट बोलते हैं, उसकी वजह से। एंड स्ट्रेटनिंग ऑफ द ओवॉइड फिटल स्पेशली आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, जैसे ही फिटल मेम्ब्रेन रप्चर करता है तो जो फिटल मेम्ब्रेन है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रेटनिंग हो जाता है उसका, जिसकी वजह से वो तुरंत क्या होता है, नीचे की तरफ डिसेंड करता है। तो ये 3 फैक्टर है जो कि बेसिकली डिसेंड में हेल्प करते हैं, तो ये आपको याद रखना है तीनों फैक्टर्स। अब हमने इंगेजमेंट देख लिया, जैसे ब्रीम में इंगेज हुआ, फिर उसके बाद डिसेंड हुआ, अब उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारा फिटस है उसमें फ्लेक्शन देखने को मिलता है ताकि वो क्या कर सके, आगे बर्थ कैनाल में पास हो सके। तो फ्लेक्शन में क्या बोला गया है कि while some degree of flexion of the head is noticeable at the beginning of the labor but the complete flexion is rather uncommon। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेज है उसमें क्या होता है, फ्लेक्शन हेड का देखने को मिल सकता है, लेकिन पूरे बॉडी का फ्लेक्शन फर्स्ट स्टेज में उतना कॉमन नहीं है। लेकिन एज द हेड मीट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द डिसेंट फुल फ्लेक्शन इज अचीव। तो ये भी इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि फुल फ्लेक्शन कब होता है, जैसे ही हेड जो होता है फिटस का रीच करता है रेजिस्टेंस ऑफ द बर्थ कैनाल। अब बोला है अगर पेल्विस इज एडिक्वेट, इफ द पेल्विस इज एडिक्वेट flexion is achieved either due to resistance offered by the unfolding cervix or the walls of the pelvis or by the pelvic floor। ठीक है, अगर पेल्विस एडिक्वेट है तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लेक्शन होता है वो किन 3 कारण से होता है, तो सबसे पहले अनफोल्डेड सर्विक्स के रेजिस्टेंस की वजह से, दूसरा वॉल्स ऑफ द पेल्विस की वजह से, और तीसरा पेल्विक फ्लोर। इन तीनों के रेजिस्टेंस की वजह से जो फिटस है वो क्या करता है, डिस्ट्रेस कंडीशन में जाने की वजह से पूरे बॉडी को फ्लेक्स करता है। It has been said that flexion precedes internal rotation or at least coincide with it। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इंटरनल रोटेशन का। तो क्या बोला गया है कि जो फ्लेक्शन हो रहा है या तो इंटरनल रोटेशन से पहले हो सकता है या तो इंटरनल रोटेशन के साथ हो सकता है। जो फ्लेक्शन है इज एसेंशियल फॉर द डिसेंट सिंस इट रिड्यूसेस द शेप एंड द साइज ऑफ द प्लेन ऑफ द एडवांसिंग डायमीटर ऑफ द हेड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो साइज होता है हेड का डायमीटर होता है वो कम हो जाता है, और जिससे उसको नीचे डिसेंड होने में और ज़्यादा फायदा मिलता है। अब बेसिकली बोला गया कि फ्लेक्शन जो है ये अकम्प्लीट होता है या एक्सप्लेन करते हैं इसको बाय द 2 आर्म लीवर थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है कि जो फल्क्रम है वो रिप्रेजेंटेड होता है बाय द ओसिपिटो एटलॉइंट जॉइंट of the head, the short arm extend from the condyles to the occipital protuberance and the long arm extend from the condyles to the chin। तो क्या बोला गया है, जो हमारा लॉन्ग आर्म है वो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, फ्रॉम द condyles to the chin, ये लॉन्ग आर्म हो गया। और जो हमारा शॉर्ट आर्म है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम condyles to the occipital protuberance। तो ये जो बताया गया है फैल्क्रम वो रिप्रेजेंट होता है कौन से कंडीशन में, ऑसिपिटो एटलेंटेड जॉइंट के यहाँ से। अब बोला गया कि व्हेन द रेजिस्टेंस इज इनकाउंटर, जब इसको रेजिस्टेंस मिलता है बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ मैकेनिज्म द शॉर्ट आर्म डिसेंड्स एंड द लॉन्ग आर्म असेंड रिजल्टिंग इन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड। मतलब कि नॉर्मली इस पोजीशन में जा रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस मिलता है तो ये जो शॉर्ट आर्म है वो क्या करता है, डिसेंड करता है, और जो लॉन्ग आर्म है वो क्या करता है, असेंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ द हेड देखने को मिलता है। तो इसको ही हम लोग ने 2 आर्म लीवर थ्योरी बोला है। तो यहाँ तक 3 चीजें कंपोनेंट देख ली। सबसे पहले क्या हुआ, इंगेज हुआ पेल्विस में,
इंगेज होने के बाद उसमें क्या देखने को मिला, डिसेंड हुआ नीचे की तरफ। जैसे ही उसको कोई पेल्विक फ्लोर से या फिर जो अनफोल्डेड सर्विक्स है उससे कोई रेजिस्टेंस मिला तो तुरंत उसने क्या किया, फ्लेक्शन कर लिया। अब फ्लेक्शन के बाद उसके अंदर जो हमारा फिटस है उसमें क्या देखने को मिलता है, इंटरनल रोटेशन देखने को मिलता है। क्या बोला गया, इट इज द मोमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस विदाउट विच देयर विल बी नो फर्दर डिसेंड। ये क्यों होता है, क्योंकि फ्लेक्शन के बाद थोड़ा जो डिसेंड हुआ है उसके बाद और ज़्यादा डिसेंड होने के लिए ये जरूरी है। जब तक इंटरनल रोटेशन नहीं होगा तब तक फर्दर डिसेंड देखना मुश्किल होता है। तो ऐसे में बोला गया द मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल रोटेशन इज वेरी कम एंड द थ्योरी गिवन इज द स्लोप ऑफ द पेल्विक फ्लोर। क्या बोला गया है, two halves of the levator ani form a gutter and viewed from the above, the direction of the fiber is backward and towards the midline, and during each contraction the head occiput in particular in well flexed position stretches the levator ani, particularly the half which is in relation to the occiput. After the contraction passes off, elastic recoil of the levator ani occurs, bringing the occiput forward towards the midline, and the process is repeated until the occiput is placed anteriorly. This is called as the rotation by the law of pelvic floor, जिसको हम लोग ने हर्ट्ज रूल बोला है। तो बस इतना याद रखना है इस कंडीशन में कि मान के चलो क्या है कि जो हमारा बेबी है उसका ऑसिपिट क्या है, एंटेरियरली ना होके क्या है, लेटरली है। तो लेटरली है तो उसको एंटेरियरली लाने के लिए ये बेसिकली रोटेशन देखने को मिलता है। तो द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल द ऑसिपिट इज प्लेस एंटेरियरली। मान के चलो अगर हमारा जो ऑसिपिट है लेटरली है तो 90 डिग्री का क्या होता है वहाँ पे रोटेशन देखने को मिलता है, और अगर वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है तो वहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री का रोटेशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से बेसिकली क्या बोला गया है कि इतना ही याद रखो कि इंटरनल रोटेशन में क्या होता है कि जो ऑसिपिट है उसको आगे लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ऑसिपिट अगर लेटरली है तो उसको एंटेरियरली लाना है, ऑब्लिक में है तो उसको एंटेरियरली, मतलब कि इन द केस ऑफ हार्ट्स रूल इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर है वो क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ द लिवेटर एनाई मसल एक पेल्विक गटर फॉर्म करती है, जिसके मदद से वो क्या करता है, जो ऑसिपिट है उसको आगे लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे पेल्विक शेप बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि फॉरवर्ड इंक्लिनेशन of the side walls of the cavity, narrow bispinous diameter and long anteroposterior diameter of the outlets result in putting the long axis of head to accommodate maximum available diameter, that is anteroposterior diameter of the outlet, leaving behind the smallest bispinous diameter। और दूसरा आता है law of unequal flexibility. The internal rotation is primarily due to inequalities in the flexibility of the component parts of the fetus. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको उतना ध्यान नहीं देना है, बस इतना याद रखो कि पेल्विक जो शेप होता है उसको मैच करने के लिए बेसिकली जो हमारा जो बाइपैराइटल या एमिनेंस है उसको बेसिकली ट्रांसफर डायमीटर में लाने के लिए क्या किया जाता है, ये रोटेशन, इंटरनल रोटेशन हमें देखने को मिलता है। आगे बोला गया कि इन द ऑसिपिटोलैटरल पोजीशन देयर विल बी एंटेरियर रोटेशन बाय द 2/8 ऑफ द सर्कल ऑफ द ऑसिपिट। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलो ऑसिपिट कैसा है, लेटरली है, ऑसिपिटोलैटरल पोजीशन है, तो जो रोटेशन होगा कितना होगा, 2/8, मतलब कि 90 डिग्री का रोटेशन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर ऑब्लिक एंटेरियर पोजीशन है, मतलब कि ऑब्लिकली प्लेस्ड है, तो वहाँ पे सिर्फ 1/8 ऑफ द सर्कल फॉरवर्ड होगा, दैट इज यहाँ पे जो रोटेशन देखने को मिलेगा वो 45 डिग्री का देखने को मिलता है। तो बोला गया है देयर इज ऑलवेज एन अकम्पनिंग मोमेंट्स ऑफ द डिसेंट विद द इंटरनल रोटेशन। जैसे जैसे डिसेंट होते जाता है वैसे वैसे इंटरनल रोटेशन दोनों एक साथ कैरी आउट होते हैं। तो प्री रिक्विजिट ऑफ एंटेरियर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, वेल फिक्स्ड हेड होना चाहिए, एफिशिएंट यूट्राइन कंट्रैक्शन होने चाहिए, फेवरेबल शेप ऑफ द मिड पेल्विक प्लेन होना चाहिए, और फेवरेबल टोन ऑफ द लिवेटर एनाई मसल होना चाहिए। तभी वो जो एंटेरियर इंटरनल रोटेशन है हेड का वो कैरी आउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू दिया है, इसको देख सकते हैं। मान के चलो ये बेबी का फेस साइड है और ये उसका ऑसिपिट है। तो इस कंडीशन में ऑसिपिट कैसा है, लेटरली प्लेस्ड है, तो इसको आगे लाने के लिए कितने डिग्री का रोटेशन चाहिए, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का इंटरनल रोटेशन जो है वहाँ पे मिलता है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटरनल रोटेशन। नेक्स्ट चीज बोला गया है कि द लेवल एट विच द इंटरनल रोटेशन अकर इज वेरिएबल, मतलब किस लेवल पे ये इंटरनल रोटेशन होगा ये वेरिएबल होता है।
रोटेशन इन द सर्विक्स ऑल्सो फेवरेबल इज लेस फ्रीक्वेंट अकरेंस इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस रोटेशन अकर्स एट द पेल्विक फ्लोर। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पेल्विक फ्लोर पे ही होता है और रियरली कभी कार के जब क्राउनिंग हो जाती है तब ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज आता है दैट इज द टॉर्जन ऑफ द नेक। टॉर्जन ऑफ नेक क्या बोला गया कि इट इज एन इनएविटेबल फिनोमेना ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। जब इंटरनल रोटेशन होता है हेड का तभी ये देखने को मिलता है। बोला गया है इफ द शोल्डर remains in the anteroposterior diameter, the neck has to sustain a torsion of 2/8 of a circle corresponding with the same degree of anterior rotation to the occiput, but the necks fail to withstand such major degree of torsion. As such, there will be some amount of simultaneous rotation of the shoulder in the same direction to the extent of 1/8 of the circle, placing the shoulder to lie in the oblique diameter with 1/8 of the torsion still लेफ्ट बिहाइंड। तो क्या बोला गया है कि मान के चलो कि ऑसिपिट जो था लेटरल पोजीशन में था तो उसका जो ट्रंक रहेगा वो कैसे रहेगा, एंटेरो पोस्टेरियर पोजीशन में रहेगा। जब 90 डिग्री इसका रोटेशन होता है हेड का तो हमारा जो ऑसिपिट है वो तो आगे आ जा रहा है, लेकिन कितना हो रहा है 90 डिग्री का डायरेक्ट टर्न हो रहा है। मतलब कि हमारा जो पूरा ट्रंक है, पूरा बॉडी जो है वो अभी एंटेरियो पोस्टेरियर डायरेक्शन में, जबकि हमारा जो हेड है वो क्या हो गया, वो भी कैसे आ गया है, आगे की तरफ आ गया है। मतलब कि ऑसिपिट इधर आ गया है और उसका पूरा बॉडी भी, अभी हैंड इधर है, दूसरे हैंड इधर है, लेकिन जो हेड है वो यहाँ तक रोटेट हो गया है। तो उसको मैनेज करने के लिए ये जो ट्रंक है वो भी क्या होता है, रोटेट होता है और वो इस तरह से ऑब्लिक पोजीशन में आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्जन। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि जो शोल्डर है वो कौन से पोजीशन में आ जाता है, ऑब्लिक डायमीटर में। ये जो ऑब्लिक डायमीटर है इसमें आ जाता है। तो अब रोटेशन कितने का बचा, सिर्फ 1/8 का बचा, दैट इज 45 डिग्री का बचा। तो क्या बोला गया है, विद द 1/8 टॉर्जन स्टिल लेफ्ट बिहाइंड। मतलब कि मान के चलो ऑब्लिक लेटरल पोजीशन में हमारा हेड है तो 90 डिग्री रोटेट हुआ हेड, तो इतना ज़्यादा रोटेशन को मेंटेन नहीं कर पाता। तो ऐसे कंडीशन में पूरा बॉडी भी क्या होता है, रोटेट होता है, लेकिन वो पूरा ना रोटेट है, सिर्फ 45 डिग्री रोटेट होता है। तो मतलब 1/8 बॉडी रोटेट हो रहा है लेकिन 2/8 हेड रोटेट, मतलब कि 1/8 का अभी भी टॉर्जन बचा हुआ है वहां पे। इसी को बोला है टॉर्जन ऑफ द नेक। तो क्या बोला गया है कि दस द शोल्डर्स मूव टू ऑक्यूपाई लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर इन द लेफ्ट ऑसिपिटो लेटरल पोजिशन एंड द राइट ऑब्लिक डायमीटर इन द राइट ऑसिपिटो लेटरल। मतलब कि कौन से साइड पे, अगर राइट साइड पे द राइट ऑसिपिटो लेटरल पोजिशन में आ जाएगा, या फिर राइट ऑब्लिक डायमीटर में, अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट ऑब्लिक में। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे अभी भी 1/8 ऑफ द सर्कल का टॉर्जन देखने को मिलता है इन केस ऑफ द ऑब्लिक डायमीटर। अब क्या बोला गया है, नेक्स्ट चीज आता है कि एक बार इंटरनल रोटेशन हो गया तो अब क्या होता है, क्राउनिंग। इंटरनल रोटेशन के बाद जो बेबी का हेड है वो धीरे धीरे कहाँ पे आ रहा है, एंटर कर रहा है बर्थ कैनाल में, वजाइना के एंटर कर रहा है। तो क्राउनिंग क्या होता है, बेसिकली आफ्टर द इंटरनल रोटेशन जो हेड है फर्दर डिसेंड करता है अंटिल द ऑसिपिट लाइज अंडरनीथ द प्यूबिक आर्च। जो प्यूबिक आर्च है वहां पे उसका ऑसिपिट न आ जाने तक वो क्या करता है, डिसेंड करता है। At this stage, the maximum diameter of the head stretches the vulval outlet without any recession of the head even after the contraction is called crowning of। मतलब बेसिकली क्या है कि जो वजाना ओपनिंग है वहां से हमें हेड दिखना चालू हो जाता है, मतलब यहाँ पे आगे वो फिक्स हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग ऑफ द हेड। एक बार क्राउनिंग हो गया तो नेक्स्ट चीज आता है दैट इज एक्सटेंशन, मतलब कि बाहर निकलना चालू हो जाता है। तो क्या बोला गया है कि डिलीवरी ऑफ द हेड टेक प्लेस बाय एक्सटेंशन थ्रू द कपल ऑफ फोर्स थ्योरी। द ड्राइविंग फोर्स पुशेस द हेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन while the pelvic force offer a resistance in upward and forward direction, and the downward and upward forces neutralizes the remaining force thus help in the extension। क्या बोला गया है, यहाँ पे अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। क्या बोला गया है कि जो ड्राइविंग फोर्स है पुश करता है हेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या कर रहा है, हेड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, लेकिन जो पेल्विक फ्लोर है वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और उसको अपवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, द डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड फोर्स न्यूट्रलाइजेस ईच अदर, और जो रिमेनिंग कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स रहता है वो उसको क्या करता है, एक्सटेंशन में हेल्प करता है। यहाँ पे जो मान के चलो
रहा है कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स है किसका, ड्राइविंग फोर्स है, और ऊपर की तरफ क्या है, वजाइना का रेजिस्टिंग फोर्स है, पेल्विक फोर्स का। लेकिन उसका फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसका, हमारा पेल्विक फोर्स का, वो उसको क्या करता है, डिसेंड होने में मदद करता है, इसलिए वो क्या करता है, आगे डिसेंड कर जाता है। द सक्सेसिव पार्ट ऑफ द फिडल हेड ऑन थ्रू द स्ट्रेच वेल्बल आउटलेट आर वर्टेक्स, ब्रो एंड द फेस। ये तीन कंडीशन के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग वो तीन पोजीशन में क्या कर सकता है, बेसिकली आउटलेट से जा सकता है, या तो वर्टेक्स पोजीशन में जिसपे हेड सिफेलो पोजीशन आगे रहेगा, या तो ब्रो पोजीशन में मतलब कि ब्रेगमा से लेके रूट ऑफ द नोज तक, या फिर फेस पोजीशन मतलब कि रूट द नोज से लेके चिन तक के पोजीशन के थ्रू वो क्या करेगा, बाहर एंटर करेगा। अब बोला गया इमीडिएटली फॉलोइंग द रिलीज ऑफ द चिन थ्रू द एंटेरियर मार्जिन ऑफ द स्ट्रेच पेरिनियम the head drops down bringing the chin in close proximity to the maternal anal opening। अब क्या होता है कि जैसे ही following the release of the chin through the anterior margin of the straight perineum head drops down, जैसे ही वो बाहर निकलता है, चिन सपोर्ट से बाहर निकलता है, तो हेड क्या होता है, ड्रॉप डाउन, और जो चिन होता है कहाँ पे आ जाता है, मैटरनल एनल ओपनिंग के पास में चला जाता है, मतलब पीछे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड इसका डिसेंड हुआ, डिसेंड होने के बाद यहाँ पे क्राउनिंग हो गई, क्राउनिंग के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंशन में अलग अलग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही वो बाहर निकल रहा है उसका जो माउथ है वो कहाँ पे आ जा रहा है, एनस की तरफ, पीछे की तरफ आ जा रहा है। अब जैसे ही वो चिन बाहर निकल गया तब तुरंत कौन सा नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज द रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन क्या होता है, हम लोग ने अंदर टॉर्जन ऑफ नेक पढ़ा था, जिसमें क्या हो रहा है कि 1/8 जो सर्कल है उसका टॉर्जन हुआ है नेक का। अभी भी हमारा ट्रंक है वो कहाँ पे है, ऑब्लिक डायमीटर में है, लेकिन जो ऑसिपिट है वो एंटेरियर है, तो उसको मैच करने के लिए जैसे ही बाहर निकलता है तो क्या बोला गया है, इट इज द विजिबल पैसिव मूवमेंट ऑफ द हेड ड्यू टू अनट्विस्टिंग ऑफ द नेक सस्टेन ड्यूरिंग द इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के समय जो 180 डिग्री का इंटरनल रोटेशन हुआ था उसको अनट्विस्ट करने के लिए पैसिव मूवमेंट ऑफ हेड देखने को मिलता है, इसी को हम लोग रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और जो मोमेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है अकर्स रोटेटिंग द हेड थ्रू द 1/8 ऑफ द सर्कल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द दैट ऑफ द इंटरनल रोटेशन। मतलब कि इंटरनल रोटेशन के समय अगर उसका जो फेस है या फिर हेड है वो अगर राइट में मूव हुआ होगा तो जैसे ही वो रेस्टिट्यूशन में आएगा तो उस समय लेफ्ट में रोटेट होगा, तो ऑब्जेक्ट एकदम जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा टू द इंटरनल रोटेशन। Thus the occiput thus points to the maternal thigh or the corresponding side to which it originally lay। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले क्या था, ऑसिपुट उसका एंटेरियरली था, अब उसका जो ऑसिपुट होगा किसके, थाई के साइड में चला जाएगा। एक बार क्या हो गया, रेस्टिट्यूशन हो गया, मतलब सिर्फ नेक का टॉर्जन हो गया। अब होता है एक्सटर्नल रोटेशन। अब एक्सटर्नल रोटेशन क्या है, बेसिकली कि इट इज द मोमेंट ऑफ द रोटेशन ऑफ द हेड विजिबल एक्सटर्नली ड्यू टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब क्या है, एंटेरो जो हमारा शोल्डर है पूरा कौन से डायरेक्शन में, ऑब्लिक डायमीटर में है, वो ऑब्लिक डायमीटर से मुड़ के किस में आने की कोशिश करेगा, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में, क्योंकि एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर हमारा इस समय ज्यादा है। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में जैसे ही हमारा शोल्डर आएगा तो वो क्या हो रहा है, 1/8 से मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा क्या कर रहा है, शोल्डर मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में पूरा हमारा हेड भी विजिबली एक्सटर्नली क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो क्या बोला गया, एज द एंटेरियर शोल्डर रोटेट्स टुवर्ड्स द सिम्फेसिस प्यूबिक फ्रॉम द ऑब्लिक डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर से वो कौन से में आएगा, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में आएगा, तो इट कैरीज द हेड इन द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल रोटेशन थ्रू 1/8 ऑफ द सर्कल एज सेम एज द रेस्टिट्यूशन। जिस डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन हुआ रहेगा उसी डायरेक्शन में ही 1/8 से, पहले 1/8 से रेस्टिट्यूशन हुआ, अब 1/8 से ही हेड का एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है, क्योंकि अंदर 1/8 से शोल्डर का भी क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा होता है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये रोटेशन खत्म होगा तो शोल्डर नाउ लाइज इन द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। क्योंकि ये जो रोटेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें शोल्डर को कौन से डायमीटर में लाना है, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर फ्रॉम द ऑब्लिक डायमीटर। नेक्स्ट चीज बोला गया है, द ऑसिपुट पॉइंट्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द मैटरनल थाई करस्पॉन्डिंग टू द साइड टू विच इट ओरिजिनली डायरेक्टेड एट द टाइम ऑफ द इंगेजमेंट। जो ऑसिपुट है
वो क्या है, डायरेक्टली टुवर्ड्स द मैटरनल थाई करस्पॉन्ड टू द साइड टू विच इट ओरिजिनली डायरेक्टेड एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। जब वो, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंटरनल रोटेशन हुआ था, उसके एग्जैक्ट अपोजिट में ये सारे काम चल रहे हैं। तो एग्जैक्ट अपोजिट होने की वजह से जिस डायरेक्शन में वो बेसिकली इंगेज हुआ था मदर के पेल्विस में, उसी डायरेक्शन में उसका ऑसिपिट आ जाता है। मतलब अगर वो लेटरली रहा होगा तो लेटरल पोजीशन में रहेगा आफ्टर द एक्सटर्नल, और अगर वो एंटेरली या फिर ऑब्लिकली रहा तो उसके हिसाब से वहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन के बाद उसका पोजीशन देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें कि एक बार एक्सटर्नल रोटेशन हो गया तो अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाता है, बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक, मतलब कि शोल्डर और ट्रंक का एक्सपल्जन स्टार्ट होता है। तो शोल्डर और ट्रंक के एक्सपल्जन में क्या बोला गया कि आफ्टर द शोल्डर आर पोजीशन इन द बर्थ ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक anterior posterior diameter of the outlet further descent take place until the anterior shoulder escape below the symphysis pubic first। क्या बोला गया है कि एक बार क्या हो गया कि बेसिकली यहाँ पे पोजीशन में आ गया, जो हमारा शोल्डर या ट्रंक है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में आ गया, तो जो हमारा एंटेरियर शोल्डर है वो प्यूबिक सिम्फेसिस के बाहर आ जाता है, स्केप्स बेलो द प्यूबिक सिम्फेसिस फर्स्ट बाय द lateral flexion of the supine the posterior shoulder sweeps over the perineum। और जैसे ही ये यहाँ पे आता है तो क्या होता है, lateral flexion होता है किसका, पूरे ट्रंक का, और हमारा जो पोस्टेरियर शोल्डर है वो कहाँ पे आ जाता है, पेरिनियम के ऊपर। कहाँ पे आ जाता है, पेरिनियम के ऊपर हमारा पोस्टीरियर शोल्डर है। एंड द रेस्ट ऑफ ट्रंक इज देन एक्सपेल्ड आउट बाय द लेटरल फ्लेक्शन। तो एक बार हमारा हेड बाहर निकल गया, एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, तो जो शोल्डर और ट्रंक का एक्सपल्जन है वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द लेटरल फ्लेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक हम लोग ने पूरा देख लिया, समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखा हम लोग ने कि डायमीटर ऑफ द एंगेजमेंट हो रहा है, अवेलेबल ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द इनलेट। डायमीटर के बारे में आपको दोनों नॉलेज आना चाहिए, कौन सा, हेड का डायमीटर, फिटल सिफेलिक डायमीटर्स, एंटेरो पोस्टेरियर और ट्रांसवर्स, साथ ही साथ जो हमारा पेल्विक डायमीटर है उसके बारे में। तो उसके वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है, वो आपको जाके देख लेना चाहिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है, क्यों वहाँ पे एंगेजमेंट के लिए इतने रोटेशन करने पड़ रहे हैं, और क्यों सुपर सबपैराइटल या फिर असिंक्लेटिज्म जरूरी है या फिर अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, एंगेजमेंट हुआ। एंगेजमेंट के बाद क्या हो रहा है, डिसेंड हुआ। डिसेंड के बाद फ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि डिसेंड हो रहा है तो फर्दर डिसेंड के लिए अगर वहाँ पे पेल्विक फ्लोर रेजिस्ट कर रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। फिर इंटरनल रोटेशन हो रहा है ताकि और ज़्यादा फर्दर क्या हो, वो डिसेंड करे। अगर ऑसिपिट एंटेरियरली लाना है तो 2/8 ऑफ द सर्कल, और अगर शोल्डर को लाने के लिए कितना, 1/8 ऑफ द सर्कल का। मतलब कि मान के चलो हमारा ऑसिप्यूट कैसा है, लेटरली है, तो उसमें 2/8 ऑफ द सर्कल का रोटेशन होता है, और शोल्डर में 1/8 ऑफ द सर्कल का रोटेशन देखने को मिलता है। एक बार रोटेशन हो गया, इंटरनल रोटेशन, तो क्राउनिंग हो जाएगी। क्राउनिंग के बाद डिलीवरी ऑफ हेड होगा बाय द एक्सटेंशन। जैसे ही हेड बाहर आएगा तो जितना इंटरनल रोटेशन हुआ था उसके करस्पॉन्ड में क्या होगा, हेड का रेस्टिट्यूशन होगा। जो टॉर्जन ऑफ नेक हुआ है इंटरनल रोटेशन में उसके करस्पॉन्डिंग में अनट्विस्टिंग होगा, जिसको रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। फिर एक्सटर्नल रोटेशन होता है ताकि हमारा जो शोल्डर है उसको एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में लाया जा सके, और फिर बाय द लेटरल फ्लेक्शन जो डिलीवरी है शोल्डर और ट्रंक का देखने को मिलता है। तो ये सारी बेसिकली हमें यहाँ पे स्टेप्स या फिर बोल सकते हैं मेजर्स देखने को मिलते हैं विद इन द डिलीवरी ऑफ द या फिर मैकेनिज्म ऑफ द लेबर में। तो होप आपको मैकेनिज्म ऑफ द लेबर क्लियर हो गए होंगे। मैकेनिज्म ऑफ लेबर में मेन तो आपको उसका डेफिनेशन याद रखना है, फिर उसके बाद ये जो 9 अलग अलग स्टेप्स देखा हम लोग ने वो आपको याद रखना जरूरी है। तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।